हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास का घटना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में वो यूनानी आक्रमण से संबंधित होगा। यूनानी आक्रमण में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें अगर नोट्स में क्या चीज़ें दी गई हैं, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश और साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की क्या की स्थापना की। तो ईरान में अगर हम बात कर रहे हैं तो कुरुश और साइरस द्वितीय ने कौन से साम्राज्य की, हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद अगर हम देखें तो बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल का है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हम बात करें बेहिस्तून, पर्सिपोलिस या नक्शे रुस्तम अभिलेख की, तो ये किसके समय के हैं? दारा प्रथम के शासनकाल के हैं। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। तो अगर हमको जानना है दारा प्रथम के साम्राज्य में, तो 23 प्रांतों का हमको उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बेहिस्तून अभिलेख में मिला हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। तो हेरोडोटस के विवरण से हमको पता चलता है कि भारत जो था वो दारा के साम्राज्य का कौन सा प्रांत था? तो 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूल की आय प्राप्त हुई थी। टेसियस अर्थजरक्सीस का राज्य वैद्य था। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे ध्यान रखना है कि टेसियस जो था वो अर्थजरक्सीस का क्या था? राज्य वैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो जब पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत से कौन सी नई लिपि का जन्म होता है? खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। तो खरोष्ठी लिपि जो है उसका उत्पन्न कहाँ से माना जाता है? तो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी। तो फारसी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? डेरिक कहा जाता था। और रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था? सिग्लोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में क्या थे? प्रचलित थे। इसके बाद अगर हम देखें, महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा है। किसे अग्रमीज कहा है? तो महापद्मानंद को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति का बताता है। भद्रशाल उसका क्या था? सेनापति था। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिय द्वितीय का पुत्र था। तो सिकंदर कौन था? अब हम बात कर रहे हैं यूनानी आक्रमण के बारे में, तो हम उसमें सिकंदर के बारे में पढ़ रहे हैं कि सिकंदर जो था वो मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। इसके बाद अगर हम देखें तो डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में क्या थी? विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। तो अगर हम बात करें, इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये अगर हमें कहाँ से पता चलता है, कहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो अश्वक जो है, अश्वक के बारे में पता चलता है, जिसकी राजधानी क्या थी? मशक थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच हुआ था। तो अगर हम बात करें तो पोरस का युद्ध जो होता है वो कहाँ हुआ था? तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों निकैया और बौकेफला की स्थापना की थी। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का क्या किया? फैसला किया।
323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकैया, बौकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में कौन से सिक्के डाले गए? उलूक शैली के सिक्के। किससे संबंध है इनका? यूनानी मुद्राओं से संबंध है। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो हमने पढ़ा था कि सिकंदर का समकालीन कौन था? नंद वंश था। तो महापद्मानंद था। तो इस तरीके से सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। एक्सप्लेनेशन देखें। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनाफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति मानता था। भद्रशाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो अगर हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान के जो समकालीन थे वो कौन थे? धनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था। तो आर जो है वो क्या है? बिल्कुल गलत है। तो अगर हम यहाँ पे कहें तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। ए सही है, परंतु आर जो है वो क्या है? गलत है। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए निकला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थापन किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इसलिए कथन ए तो सही है, जबकि आर जो है वो क्या है? गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो कौन से राज्य की हमने बात की थी? मशक की बात की थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो सिकंदर के आक्रमण के समय अश्मक एक सीमांत गढ़ राज्य था, जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो अगर हम बात करें कि भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से थी? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। तो अगर हम बात करें तो भारत में क्योंकि सिकंदर की सफलता का कारण पूछा गया है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या है? उपयुक्त है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निस्संदेह श्रेष्ठ थी। आम्बे जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अतः उपयुक्त विकल्प जो है क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वो कौन था? पुरु था या पोरस था, जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर क्या किया था? पराजित किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस पुरु को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो उनमें कौन है? डाइमेकस। जो सिकंदर के साथ भारत आए थे उनका नाम क्या है? निर्याकस। इसके बाद ओनेसिक्रिटस और ऑरिस्टोब्यूलस, ये 3 जो थे वो सिकंदर के साथ भारत आए थे, जबकि डाइमेकस जो था वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था।
इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। तो हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य राजवंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। तो हमें ध्यान रखना है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से मिलती थी, ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्या किया था, एकबद्ध किया था। तो किसने किया था एकबद्ध? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद हम देखें विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। तो विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का क्या माना गया है, पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो वृषल तथा कुलहीन कौन सी पुस्तक में कहा गया है, मुद्रा राक्षस में कहा गया है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। तो ध्यान रखना है हमें कि राज ने मुद्रा राक्षस पर क्या लिखी है, टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक जिसे कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि विशाख दत्त द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई। पहली एक मुद्रा राक्षस लिखी गई है, उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम और देवी चंद्रगुप्तम के बाद अभिसारिका वंचितक या जिसे अभिसारिका बंधितक भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेमेंद्र द्वारा लिखित पुस्तक बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव के द्वारा लिखी कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के सूत्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखित बृहत कथा मंजरी और सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के सूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि के अनुसार हमें ध्यान रखना है कि महाबोधि कौन सी बुक है, तो बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। तो चंद्रगुप्त कहाँ से संबंधित था, राजकुल से संबंधित था। कौन सी पुस्तक के अनुसार, महाबोधि वंश के अनुसार। वह मौर्य नगर से उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के, अब अगली पुस्तक देखिए, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। तो हेमचंद्र की पुस्तक का क्या नाम था, परिशिष्ट पर्वन, जिसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मयूर पोषकों के ग्राम मुखिया की पुत्री का क्या था, पुत्र था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकॉटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉटस के रूप में क्या किया है, वर्णित किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि सैंड्रोकॉटस किसको कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को ही। किसके हिसाब से, विलियम जोन्स के हिसाब से। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉटस के रूप में क्या किया है, वर्णित किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकॉटस और सिकंदर महान की भेंट का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जस्टिन ने सैंड्रोकॉटस और सिकंदर महान की भेंट का क्या किया है, उल्लेख किया है। इसके बाद ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। तो ऋषि चाणक्य जो थे वो अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। तो ध्यान रखना है हमें कि जो कौटिल्य तो अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य और एक पद्य खंड में विष्णुगुप्त नाम से की साम्यता चाणक्य से की जाती है। मतलब अर्थशास्त्र पुस्तक हम जब देखते हैं तो उसके लेखक कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य में ही पता चलता है, कौटिल्य का ही अलग नाम पता चलता है विष्णुगुप्त, और उन्हीं का नाम पता चलता है चाणक्य। पुराणों में उसे द्विजर्षभ कहा गया है। द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम कौटिल्य की बात कर रहे हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र जो है वो किसकी पुस्तक है, तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। किसमें, अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। और वो 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले राजा के बाद अमात्य, फिर जनपद, दुर्ग,
कोश, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। तो सप्तांक सिद्धांत में हमें ध्यान रखना है, राजा, राजा के बाद अमात्य, अमात्य के बाद जनपद, जनपद के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद कोश, कोश के बाद दंड, फिर इसके बाद मित्र की हमको क्या मिलती है, व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किससे की जाती है, तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन व तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी तक क्या था, फैला हुआ था। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो अगर हम चंद्रगुप्त का साम्राज्य देखते हैं तो व्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी तक के प्रदेश तक फैला हुआ था। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। तो रुद्रदामन के अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार था वो पश्चिम भारत पर भी था। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। फ्रेंड्स, जब भी हम ऐसे फैक्ट्स पढ़ते हैं, भले ही हम हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, हमें एक बार मैप में ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो हिंदुकुश पर्वत से अगर हम पूर्व में देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। इसके बाद 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो 150 ईस्वी में रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है हमें। तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो था कब मिला, 150 ईस्वी के दौरान। हमें पता चलता है कि अनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, और जिससे सिद्ध हो जाता है कि पश्चिम भारत पर मौर्य साम्राज्य जो था वो था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में क्या किया था, पराजित किया था। तो सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को क्या किया था, पराजित किया था। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो यूनानी लेखक ने बिंदुसार को एमित्रोकेडीस कहा है। तो ध्यान रखना है कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को एमित्रोकेडीस कहा है। तो किसे एमित्रोकेडीस किसे कहा गया है, बिंदुसार को। सैंड्रोकॉटस किसे कहा गया है या एंड्रोकॉटस किसे कहा गया है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को एमित्रोकेडीस कहा है। विद्वानों के अनुसार एमित्रोकेडीस का संस्कृत रूप होता है अमित्रघात, और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उन्हें क्या कहता है बिंदुसार को, तो सिंह सेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। तो जैन धर्म में बिंदुसार की माता का नाम क्या मिलता है, दुर्धरा मिलता है। दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, दिव्य वदान एक ग्रंथ है। तो दिव्य वदान ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ, और जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र किसको भेजा था, अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय कौन आए थे, तो मिस्र के राजा थे एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना राजदूत भेजा था जिनका नाम क्या था, डाइमेकस था। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। तो प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसको भेजा था, तो किसको भेजा था, तो डायनोसिस को भेजा था। तो अगर हम बात करें बिंदुसार के टाइम पे, तो पहली चीज़ हमने देखी कि मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को क्या किया था, भेजा था। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की।
वो कौन कौन सी वस्तुएं थी? तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, इन तीन चीजों की मांग की थी। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा, या जिसे हम कह सकते हैं वॉइस रॉय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। तो अशोक ने क्या किया था? तो धम्म का प्रतिपादन किया था जिसका पालन सभी आसानी से कर सके। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा, इसके त्रिविध आयाम थे। किसके? धम्म के। तो अगर हम बात कर रहे हैं सहिष्णुता, उदारता और करुणा जो थे, ये धम्म के क्या थे? त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना। तो अशोक कब बनते हैं राजा? 272 ईसा पूर्व के लगभग, तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेख में सर्वप्रथम सर्वत्र उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे क्या कहा गया है? तो पुराणों में उन्हें अशोकवर्धन कहा गया है। और दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सिंघली अनुश्रुति, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार, तो सिंघली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। तो अगर हम बात करें दीपवंश या महावंश के अनुसार, अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की क्या हुई थी? तृतीय संगीत हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत से क्या किया था? दीक्षित किया था। तो हमें ध्यान रखना है कि चौथे वर्ष, अशोक के शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत से क्या किया था? अशोक को दीक्षित किया था। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिष्य के प्रभाव में यह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्य वदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में क्या किया था? दीक्षित किया था। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगली सूत्रियों के अनुसार, दीपवंश और महावंश के अनुसार, तो निग्रोध नामक भिक्षु ने उनको क्या किया था? दीक्षित किया था। और अगर हम दिव्य वदान के अनुसार देखते हैं तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने क्या किया था? बौद्ध धर्म से अशोक को दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। इसके बाद देखते हैं अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो रज्जुक कौन है? रज्जुक नामक अधिकारी का हमको अशोक के अभिलेखों में अभी उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। तो अग्रोनोमोई किसको कहा जाता था? जिले के अधिकारी को। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। तो हमें ध्यान रखना है कि मौर्य काल में इस सार्थवाह कौन था? तो व्यापारिक काफिलों के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद हमें पता चलता है कि संबोधि तथा 8वें शिलालेख में संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रूमनदेही अभिलेख से रूमनदेही गया तथा उनकी पूजा की। तो हमें पता चलता है कि राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद उन्होंने संबोधि और 20 वर्ष बाद रूमनदेही गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो विंसेंट ऑर्थर की स्मिथ की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। तो उनकी धम्म यात्राओं की जो क्रम है वो किस तरीके से है? सबसे पहले लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद बोधगया, बोधगया के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। तो हमें ध्यान रखना है कि उनकी धम्म यात्राओं का क्रम कैसा था? तो पहले लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद बोधगया, बोधगया के बाद सारनाथ, फिर कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष के बाद बोधगया की यात्रा की थी। तो अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अशोक ने अपने बोधगया की क्या की थी? यात्रा की थी। और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की और वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया
और भू राजस्व क्या कर दिया गया, 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया। इसके बाद कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो हमें ध्यान रखना है कि कालसी, गिरनार और मेरठ के जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। तो अगर हम बात करते हैं शिलालेख, तो शिलालेख 14 हैं जो कि विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से क्या है, प्राप्त हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख के बारे में कि वो 14 शिलालेख हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सहबाजगढ़ी, सहबाज पहला शिलालेख हमें कहाँ से मिला है, तो सीधी सी चीज़ है, शिलालेख का मतलब क्या होता है, किसी भी शिले में या किसी भी पत्थर के ऊपर जो हमें लेख मिलता है उसी को हम शिलालेख कहते हैं। तो हमें कहाँ से मिला है अशोक से संबंधित शिलालेख, पहला सहबाजगढ़ी से, उसके बाद मानसेहरा से, कालसी से, गिरनार से, धौली से, जौगढ़ से, एरागुड्डी से और सोपारा से। इन 8 जगहों से हमें अशोक के 14 शिलालेख हमें क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो कौन सी भाषा में है, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख अगर हम बात करें, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर कैसी है, खरोष्ठी है। तक्षशिला से आर्मेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं तो तक्षशिला में हमें पता है कि पश्चिम वाले जो इलाके हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, यूनानियों का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो वहीं से हमें खरोष्ठ लिपि के बारे में पता चलता है और वहीं से हमें अरामाइक लिपि के बारे में, ईरानी लिपि जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मेइक लिपि कहते हैं। तो तक्षशिला से आर्मेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला। सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख। लंगमान नामक स्थान से आर्मेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जो थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, जेम्स प्रिंसेप थे। मतलब सबसे पहले जो शिलालेख को पढ़ने का कार्य किया वो किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। तो अगर हम बात करते हैं प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ से चला, तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है जिनके नाम इस प्रकार हैं, तो पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान। यहाँ से हमको क्या मिले हैं, कुछ और भी प्रकार की लिपि के हमको क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो प्राचीन भारत में खरोष्ठ लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख, तो अगर हम बात करें कि अशोक का हमें नाम कहाँ से मिलता है, तो गुर्जरा लघु शिलालेख से मिलता है। और ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नेतूर और उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो हम बात करें तो गुर्जरा लघु शिलालेख में उनका नाम मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मास्की, नेतूर और उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु जो हैं वो प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें अगर हम बात करते हैं स्तंभ लेख में भी, तो ये बात कहाँ की गई है, पहले स्तंभ लेख में। अगर हम बात करें 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? कलिंग युद्ध। और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। तो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख एवं पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में भी अगर हम बात करें तो सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य, तो अगर हम बात करें कहाँ दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य में कौन? चोल, पांड्य और सतीपुत्र, केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका की हमको क्या मिलती है? सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ क्या थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो कहाँ से पता चलता है हमको? 13वें शिलालेख से पता चलता है। और वो राज्य कौन कौन से थे? तो 5 यवन राज्य कौन कौन से थे? जिनमें सबसे पहला तो एंटियोक आता है। एंटियोकस द्वितीय थियोस सीरिया का शासक था। इसके बाद अंतकिनी आता है जो एंटिगोनस गोनातास मैसिडोनिया का या मकदूनिया का क्या था? राजा था। तो अंतकिनी आता है। उसके बाद मग जो कि साइरीन का शासक था। अलिक सुंदर अलेक्जेंडर अपाइरस या जिसे एपीरस का राजा भी कहा जाता था। तो इस तरीके से 5 यूनानी शासकों के साथ उनके क्या थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई। तो अगर हम बात करें तो जो गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र और बांग्लादेश से जिले से प्राप्त बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख जो थे, इसकी रचना जो की गई थी वो कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थी। और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में क्या किया गया? लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जो है वो किससे होती है? तो जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालयतः मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, धर्म स्थीय तथा कंटक शोधन। धर्म स्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकारों के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहली संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा संचरा मतलब क्या होता है? प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। इसके बाद अगला पॉइंट देखें, मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य था विक्रय कर वसूल करना। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था। तो नगर के प्राधिकारियों को क्या कहा जाता था? एस्टिनोमोई। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? नागरिक या पुरमुख्य कहलाता था। इसके बाद मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। और 7 श्रेणी कौन सी है? पहली दार्शनिक, दूसरी कृषक, तीसरी पशुपालक, चौथी कारीगर, 5वीं योद्धा, छठी निरीक्षक और 7वें मंत्री। तो मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में क्या किया है? भारतीय समाज को विभाजित किया है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इसके बाद देखें तो इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य समाज के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीरठ की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोशली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो हमको यहाँ पर अगर हम बात करें तो मौर्य समाज में 5 प्रांतों के क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो
भाग व बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते हैं और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का क्या हुआ करता था, स्रोत होता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। तो राजस्व एकत्र करने का कार्य किसके द्वारा होता था, समाहर्ता के द्वारा। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा जो था वो विषयों का या कमिश्नरियों का क्या था, प्रशासक था। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी भी इस प्रकार से थे, जैसे पर्ण्याध्यक्ष किसे कहा जाता था, तो पर्ण्याध्यक्ष जो था वो वाणिज्य का अध्यक्ष जो होता था उसे क्या कहा जाता था, पर्ण्याध्यक्ष। सुराध्यक्ष या सूनाध्यक्ष किसे कहा जाता था, तो बूचड़ खाने के अध्यक्ष को। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक करता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष करता था। आकाराध्यक्ष किसको कहा जाता था, खानों का अध्यक्ष करने वाले को। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने की अध्यक्षता करने वाले को। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। और नवाध्यक्ष जो था वो जहाज रानी विभाग का क्या कहलाता था, अध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की क्या थी, अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तालाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का क्या था, अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। तो विदेशियों को क्या कहा जाता था, फॉलन क्षत्रिय कहा जाता था या व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। इसके बाद सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से क्या है, निर्मित है। इसके बाद स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरहूत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहूत के स्तूपों की खोज जो है वो किसने की थी, तो सांची तथा भरहूत के स्तूपों की जो खोज है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब इसके बाद अमरावती का स्तूप जो है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो अमरावती का स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का क्या किया था, पता लगवाया था। कौन सा अमरावती का स्तूप जो है वो किसने पता लगाया, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। इसके बाद सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्तकालीन है। तो सारनाथ का जो धमेख स्तूप है वो कौन सा है, वो गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो स्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो अगर अंतिम मौर्य शासक कौन थे, बृहद्रथ, और उनकी हत्या किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने नए वंश शुंग राजवंश की क्या करी, स्थापना की। इसके बाद अगर हम बात करें तो ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहर निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दानों के कार्यों का वर्णन है। इन दोनों ही कार्यों का क्या है, हमको वर्णन मिलता है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो भी एक्सप्लेनेशन थे इंपॉर्टेंट, उन एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह
ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्या किया, एकबद्ध किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो अगर हम बात करें पहले साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो अगर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो मौर्य वंश जो है वो सबसे पुराना राजवंश है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो उपयुक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश आते हैं, कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश और फिर वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर क्या किया है, शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? तो हमने अभी पढ़ा था कि विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस में क्या किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकॉटस कहा गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा गया है, सेंड्रोकॉटस कहा गया है। एक्सप्लेनेशन देखें तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकॉटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकॉटस और सिकंदर महान की भेंट का क्या किया है, उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रोकॉटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकॉटस और सिकंदर महान की भेंट के बारे में जिक्र किया है? तो वो कौन थे? तो वो जस्टिन थे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। एक्सप्लेनेशन देखें तो कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में भी इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार विकल्प सी जो है विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अगर हम बात करते हैं तो किस विषय पर आधारित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक अधिक। तो अगर हम बात करें तो शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के साथ साथ इसमें विदेश नीति भी शामिल हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का जो 7वां अंग था वो क्या था? मित्र था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें
तो सुहद्र या मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था। सुहद्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्य भावी है। इसके बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सी तो राजनीतिक नीतियों पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। एक्सप्लेनेशन देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। वह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो किसकी तुलना की गई है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसके शासनकाल में डिमैकस भारत आया था। तो डाइमैकस जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस या डाइमैकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगिस्थनीस के स्थान पर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था और इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका उल्लेख अगर हम बात करें तो कहाँ मिलता है, तो बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में हमको इस बारे में जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में क्या किया था, मिला लिया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पाशादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्य वेदांत से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उपराजा था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था वो कौन सी मिट्टी से, महल जो था वो मुख्यतः किससे बना हुआ था। तो वो किससे बना हुआ था, वो लकड़ी से बना हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखें तो बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय उस पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राज्य प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो कुम्भहार से कहाँ के कुम्भहार स्थल से जो प्राप्त हुए हैं वो किस प्राचीन नगर के अवशेष हैं, वो पाटलिपुत्र के अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, वो कहाँ का स्थान था, हमने नोट्स में पढ़ा था कि पाटलिपुत्र का था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो जो दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो किसने जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था।
तो कौन से अभिलेख से हमें ये चीज़ें पता चलती है? तो अगर हम बात करते हैं तो रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ था? पश्चिम भारत पर भी था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो 150 ईस्वी के रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, वह प्रमाणित है। तो जो प्रमाणित है अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से प्रमाणित है? जो गुजरात पश्चिम भारत के बारे में बात हो रही है तो रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख से ये प्रमाणित होता है। अगर हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सेल्यूकस को कब पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र संबंधित है। तो ये दिया गया मानचित्र किससे संबंधित है? तो ये जो है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी और हमने पढ़ा था कि वो कौन सा राजधर्म था? तो वो था धम्म। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में जो सम्मिलित नहीं था वो कौन है? श्रीलंका। अगर हम यहाँ पे बात करें तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपाणी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का जो उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण कराया गया था। तो कहाँ कराया गया था? तो जो भारत का प्रथम अस्पताल था और औषधि बाग निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य एवं पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है देवनामप्रिय की उपाधि। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो कौन से अभिलेख में हमको इस बारे में जानकारी मिलती है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति हुई थी?
तो अगर हम इसमें देखें तो हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, दीपवंश से मिलती है। और कहाँ से मिलती है, तो महावंश से मिलती है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन 2 और 3। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो जो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा है वो पाटलिपुत्र में क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे, तो अगर हम यहाँ देखें तो अशोक और दशरथ ये दोनों ही थे जो क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य शासक अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम पिय की उपाधि धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे। तो रज्जुक कौन थे, तो रज्जुक जो थे वो मौर्य शासन के क्या हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे। एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक के अभिलेखों में रज्जु नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में क्या होते थे, अधिकार प्राप्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं। तो सार्थवाह किसे कहा जाता था, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। तो हमें पता है कि युक्त, राजुक और प्रादेशिक ये तीनों ही मौर्य प्रशासन के क्या थे, भाग थे। लेकिन जो अग्रहारिक है ये मौर्य प्रशासन का जो है वो भाग नहीं था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक की तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं और ये 3 पदाधिकारी कौन कौन से हैं। तो पहला जो है वो युक्त है। युक्त कौन हुआ करते थे, तो युक्त जो थे वो जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। उसके बाद रज्जुक ये केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। इसके बाद प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था, वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण कराया गया था वो अशोक के द्वारा कराया गया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो कौन से स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, तो सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः विकल्प सी जो है वो सही उत्तर है। जबकि बरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा बरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धामेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। तो इस तरीके से चारों ही हमने स्तूपों के बारे में पढ़ा। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का जो स्तूप था वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला है, सांची का सेम क्वेश्चन रिपीटेड है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची प्राचीन नाम सांची का क्या था, तो सांची जो है वो अपने प्राचीन नाम काकड़ाम के नाम से जानी जाती थी।
एक्सप्लेनेशन देखें तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय या स्तूपों का दूसरा नाम गिरी भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम या काकनाड महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। तो अगर हमें ध्यान रखना है कि स्तूप संख्या 1 क्या कहलाती है, प्रधान स्तूप। स्तूप संख्या 2 जो है वो अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र तथा मौदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया है। तो इस तरीके से हमने सांची स्तूप के बारे में पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा स्तूप कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन है कौसाम्बी। कौसाम्बी में कौन सा स्तूप है, तो कौसाम्बी का जो स्तूप है उसका नाम क्या है, घोषिता राम मठ। इसके बाद कुशीनगर में, तो कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। सारनाथ में, तो सारनाथ में धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में कौन सा स्तूप है, सहेत महेत स्तूप है। तो इस तरीके से हमने देखा कौशाम्बी में घोषिता राम, कुशीनगर में रानाभर, सारनाथ में धामेक और श्रावस्ती में सहेत महेत। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए, कौसाम्बी में घोषिता राम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, श्रावस्ती में सहेत महेत। इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, तो तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। तो वो कौन से स्थान पे, गया, कपिलवस्तु या कुशीनगर। और क्या ऑप्शन है, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो सही क्रम लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे, तो सबसे पहले वो गए थे लुम्बिनी। लुम्बिनी के बाद कहाँ गए थे, तो लुम्बिनी के बाद वो जहाँ गए थे वो उसका नाम क्या था, तो कुशीनगर नाम था। तो यहाँ पे लुम्बिनी के बाद वो कहाँ गए थे, सॉरी, कपिल वस्तु गए थे। कपिल वस्तु के बाद, तो सबसे पहले लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद कहाँ गए, गया, गया के बाद कहाँ गए थे, तो गया के बाद अगर हम बात करते हैं तो गया के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद जो गए वो कहाँ गए, कुशीनगर में गए। कुशीनगर के बाद फिर कहाँ पे गए थे, तो फिर उनका जो अगला स्थल रहता है वो क्या रहता है, श्रावस्ती रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद वो कहाँ जाते हैं, तो कपिलवस्तु के बाद बोध गया, बोध गया के बाद कहाँ, तो सारनाथ, सारनाथ के बाद कुशीनगर और कुशीनगर के बाद श्रावस्ती। तो इस तरीके से जो सही क्रम है वो क्या है, ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद संबोधि यानी कि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रूमनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। तो क्या क्रम है, तो हमने ऑलरेडी नोट्स में पढ़ा था कि पहला लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद वो कहाँ गए, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद बोध गया, बोध गया के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। इस प्रकार विकल्प डी 4, 2, 1, 5, 3 और 6 क्रमतः क्या है, सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखाओं में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जो शिलालेख है उसमें भाषा कैसी यूज हुई है, तो वो प्राकृत भाषा है। फिर इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये स्थान कौन कौन से हैं, तो शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए, 8 अलग अलग जगह से। कितने शिलालेख, 14 शिलालेख प्राप्त हुए। तो अगर हम बात करें कौन कहाँ कहाँ से, सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी और सुपारा, इन 8 जगहों से अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो कौन सी भाषा में हैं, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख अगर हम छोड़ दें तो कौन कौन से, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आर्मेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आर्मेइक लिपि में
लिखा गया अशोक का अभिलेख क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी है? तो कौन सा अभिलेख खरोष्ठी है? तो सहबाजगढ़ी जो अभिलेख है वो क्या है, खरोष्ठी अभिलेख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो कौन सी भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो किस पर किया गया था? पत्थर की पट्टियों पर ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया था। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों या शिलालेख पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था तो किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राज आदेशों का सबसे पहला विकूटन या डिसाइफर, डिसाइफर मतलब पढ़ने वाला कौन था? तो कौन था वो? तो वो जो कोई अलग नहीं, जेम्स प्रिंसेप थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो वो कौन सी लिपि में पाए गए थे? उत्तर पश्चिम भाग के शिलालेख जो थे वो कैसी भाषा में थे? तो वो खरोष्ठी लिपि में थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो वो कहाँ से पता चलता है? हमें प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का जो पता चलता है वो अनुराधापुर से पता चलता है, और ये कहाँ पे है? श्रीलंका में है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों में इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं, पिपरहवा, सहगौरा और महास्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक्सप्लेनेशन। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसिन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है वो दाहिने से बाईं ओर की लिपि लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि है? तो खरोष्ठी लिपि है, जो कि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो उन्हें उनके अभिलेखों में उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? तो प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम पियदसी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में वो किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया जाता है? तो किसको किया जाता है? अशोक को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य जो है वो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, बिल्कुल सही है। स्थापत्य संरचना के भाग है, तो ये डी ऑप्शन जो है ये क्या है? गलत है, और इसमें गलत ही पूछा गया है, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य 3 प्रश्नगत कथन जो है अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, जिसे रिलीफ स्कल्पचर भी कहते हैं, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक या मतलब राजा अशोक उल्लेखित है? तो कौन से शिलालेख में ये चीज़ है? तो कंगनहल्ली में राजा अशोक या रान्यो अशोक का नाम उल्लेखित मिलता है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें
तो कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रानियों अशोक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो व्यक्तिगत नाम का जो उल्लेख मिलता है अशोक के, वो किस में मिलता है? मास्की में मिलता है। तो अगर हम देखें तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है वो कौन कौन से अभिलेखों से मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, नित्तूर एवं उडेगोलम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख जो है उसमें हमको अशोक का नाम उल्लेखित हुआ दिखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? तो अशोक का नाम हमको कहाँ देखने को मिलता है? गुर्जरा अभिलेख में हमको अशोक का नाम देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है। तो जो रोमनदेही स्तंभ है वो किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ध्यान रखना है हमें कि अशोक का जो रोमनदेही स्तंभ है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रूमनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अब मगध का सम्राट बताया वो कौन सा स्तंभ है? तो ये भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का क्या बताया है? सम्राट बताया है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी क्यों प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख के कारण जो है कालसी क्या है? प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो मिली थी वो कहाँ से मिली थी? कालसी से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है हमको कहाँ से मिलता है? शिलालेख 13वें शिलालेख से हमको इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से मिलता है? तो 13वें शिलालेख के द्वारा हमको क्या मिलता है? कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। हमने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देखा है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो धार्मिक सहिष्णुता के बारे में अगर दिखाता है तो वो कौन सा शिलालेख है? 12वां शिलालेख में हमको जो अशोक के जो पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार के वृद्ध होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये कथन किसका है? तो ये अशोक का है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रस्तुत पंक्तियां मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख में क्या है?
उद्दित है। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, वो कौन से शिलालेख हैं। तो अगर हम शिलालेख दूसरा और शिलालेख 13वें शिलालेख को देखते हैं तो उसमें हमें संगम राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन, तो अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो हमें पता है कि सातवाहन का जो उल्लेख है हमें नहीं देखने को मिलता। चोल है, पांड्य है, सतीपुत्र है, केरलपुत्र है और ताम्रपर्णी है, लेकिन यहाँ पर सातवाहन का हमको जिक्र नहीं देखने को मिलता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो टॉलेमी फिलाडेल्फस जो था वो कहाँ का शासक था, मिस्र देश का शासक था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक, जिसे एंटियोकस द्वितीय, थियोस भी कहा जाता है, वो कहाँ का शासक था। तो एंटियोकस द्वितीय जो था सीरिया का शासक था। तुर्मे या तुर्माए, जिसे टॉलेमी सेकंड फिलाडेल्फस भी कहा जाता है, ये मिस्र का राजा था। अंतकिनी या एंटीगोनस जो था वो कहाँ का था, तो ये मैक्डोनिया या सिडोनिया का राजा था। और मग जो था वो साइरीन का शासक तथा अलेक सुंदर या जिसे अलेक्जेंडर एपाइरस कहते हैं, ये जो थे ये क्या थे, 5 जो थे ये यवन शासक के साथ इनके क्या थे, महत्वपूर्ण संबंध थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तो तुर्मे कहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो कौन से शासक, मौर्य शासकों के जो थे वो क्या थे, सुदूर देशों से, सीरिया जैसे और मिस्र जैसे देशों के साथ राजकीय संबंध थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म का मूल मंत्र क्या था। तो क्या था, अगर हम बात करते हैं तो उनके जो धम्म का मूल मंत्र था वो जो था वो इसमें देखें ऑप्शन, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वो क्या था, बड़ों का सम्मान, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, आपासी नवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे मादय साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर जो है वो क्या होगा, विकल्प ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये कहाँ से हमको देखने को मिलता है, तो स्तंभ लेख, 5वें स्तंभ लेख में हमको देखने को मिलता है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध जो है वो निषिद्ध किया। जैसे कौन कौन से, तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए ना जाते हों और अन्य किसी काम न आते हों। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिष्य और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैल, बकरों और सुअर तथा अन्य जानवरों को बधिया न किया जाए। तिष्य, पुनर्वसु एवं ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़े और बैलों को न दागा जाए। अतः स्पष्ट है कि इसका अभीष्ट उत्तर जो वो है वो क्या होगा, विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उपदेश है या आदेश है।
तो इसके बारे में जानकारी कहाँ दी गई है? सोहगोरा ताम्रपत्र में। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व तीसरी सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं सामुद्रिक मार्ग को नियंत्रित करता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है ये क्या है? कथन और कारण बिल्कुल सही है कि क्योंकि अगर कलिंग पर अशोक कब्जा नहीं करता तो क्या होता? तो स्थलीय और समुद्री मार्ग में क्या हो जाता? कलिंग का नियंत्रण रहता और इससे जो मगध साम्राज्य है उसमें व्यापार की दृष्टिकोण से उन्हें क्या होती? हानि होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है वो क्या है? गलत है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने क्या किया? विद्रोह किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन जो है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता, अतः कथन ए सही है जबकि कारण क्या है? गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो भारत में मेगास्थनीज जो थे वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राज्य दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपनी पुस्तक इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था तो मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था। इसके बाद किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो 7 वर्गों में जो उल्लेख है वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी श्रेणी? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखी। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता या दास प्रथा नहीं थी? तो किस में उल्लेखित किया गया है? तो मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इस बात का हमको क्या देखने को मिलता है? उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो कहाँ पे उल्लेखित है? तो मेगास्थनीज की इंडिका में क्या है? 7 वर्गों का क्या किया गया है? उल्लेखन है। इसके बाद मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो टैक्स को छुपाने वाले को क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य विक्रय कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में क्या किया जाता था? वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः विकल्प ए जो है वो क्या है? सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत
स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो हमें कहाँ से मिलने देखने को मिलता है? तो हमें सॉरी पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो हमको वर्णन है वो कहाँ से देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? इंडिका होगा। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन हमको देखने को मिलता है वो इंडिका से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण करता है? तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो नगर प्रशासन का क्या करती है? विस्तृत विवरण करती है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इंडिका का मूल लेखक था, तो इंडिका का जो मूल लेखक था वो कौन था? मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक कौन था? सेम रिपीटेड क्वेश्चन, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि इंडिका का लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो मौर्य काल से ही जो जारी है वो उसमें क्या है? तो अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मौर्य काल से ही अगर हम देखें नगर पालिका प्रशासन में जो कार्य शामिल है वो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण शामिल है। अगर हमें एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। अरे अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अगर हम देखें सही है? तो संस्कृत, पहला ऑप्शन है कि संस्कृत कला एवं साहित्य, दूसरा सोने के सिक्के, तीसरा प्रांतीय विभाजन और चौथा हिंदू कुश तथा साम्राज्य। तो इसमें जो अगर हम ऑप्शंस देखें कि कौन सा सही है तो संस्कृत एवं कला साहित्य बिल्कुल सही है, प्रांतीय विभाजन बिल्कुल सही है और हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। सोने के सिक्के से संबंधित ये जो प्रावधान दिया गया है ये गलत है। तो ए, सी और डी, ये 3 ऑप्शन जो हैं वो क्या है? सही उत्तर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य साम्राज्य ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। तो वो 5 प्रांत कौन से हैं? उत्तरापथ, अवंतीरठ, कलिंग, दक्षिणापथ एवं प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन शासकों को है। अतः मौर्य नरेशों के संबंध में कथन ए, सी और डी क्या है? सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाग एवं बलि जो हैं वो क्या थे? तो ये भाग एवं बलि जो थे वो राजस्व के क्या कहलाते थे? स्रोत कहलाते थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का क्या था? स्रोत हुआ करता था। तो अगर हम बात किया, हमने देखा कि भाग और बलि जो थे वो क्या थे? राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो जो भूमि कर था वो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था तथा अक्राध्यक्ष जो था वो खानों का नियंत्रण करता था। अतः विकल्प सी जो है वो क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, तो सीता से तात्पर्य किससे था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय से सीता का तात्पर्य है। अगर हम देखें तो मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो राजस्व इकट्ठा कौन करता था? मंत्री परिषद में निम्न में से जो राजस्व इकट्ठा करने का कार्य था वो किसका हुआ करता था? समाहर्ता का हुआ करता था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरों का क्या था? प्रशासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो तौल माप का जो प्राधिकारी था वो कौन था? पौतवाध्यक्ष था। इसके बाद
एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य युगीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष तौल माप वेट एंड मेजर का प्रभारी था। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का और सूना अध्यक्ष जो था वो बूचड़ खाने के क्या थे, प्रभारी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो अधिकारी था वो किससे संबंधित था, तो वो जो संबंधित था वो मार्ग निर्माण से संबंधित था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका क्या होता है, प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। तो मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या माना है, विकल्प सी ही माना है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो किस लिए ये जुर्माना लिया जाता था, अगर सड़क पर कीचड़ फैलाने पर पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला क्या था, जुर्माना था। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कौन था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध जो सर्वाधिक केंद्र था, जो प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या था, तक्षशिला था। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन कौन से न्यायालय थे, अगर हम देखें तो हमें पता है कि एक था जो वो कैसा था, कंटक शोधन न्यायालय था, और एक कैसा था, धर्मस्थीय न्यायालय था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा होगा, बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, धर्मस्थीय और कौन सा, कंटक शोधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 2 एंड 4, मैंने 2 एंड 3 लगा दिया था गलती से, रज्जुक नहीं है, हमने पढ़ा भी था। तो 2 एंड 4 जो है मतलब धर्मस्थीय और कंटक शोधन जो है, ये जो मौर्य काल में अगर हम देखें तो हमें ये 2 न्यायालय देखने के लिए मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो ये किसका व्यवसाय हुआ करता था, मागध का व्यवसाय हुआ करता था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय जो था वो किसका हुआ करता था, तो वो मागध एवं सूत वर्गों का था व्यवसाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांव के शासन को स्वायत्त व शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया। तो अगर हम बात करें तो गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का जो सूत्रपात है वो किसने दिया था, तो वो द्रविड़ों ने दिया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने, चोलों ने दिया था। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का क्या हुआ करती थी, आधार हुआ करती थी। अगला है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो किसमें दी गई है, अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा था कि परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की क्या की गई है, अनुमति दी गई है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर उसकी पत्नी त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का क्या था, अधिकारी था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह किसमें वर्जित है? मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो सामाजिक स्तर विदेशियों को क्या कहा जाता था? तो वात्य क्षत्रिय कहा जाता था। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय या फॉलन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। इसके क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो इसमें ऑप्शन है फाहियान, एत्सिंग, मेगास्थनीज और ह्वेनसांग। तो उनके आगमन का हमें सही कालानुक्रम बताना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद अगर हम बात करते हैं तो फाहियान, फाहियान के बाद ह्वेनसांग और ह्वेनसांग के बाद एत्सिंग। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाहियान। तो अब हम बात करें, फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके समय पे? हर्षवर्धन के समय भारत आया। और इत्सिंग जो था वो 7वीं सदी में भारत आया, चीनी यात्री था। तो इस तरीके से हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें सूची एक को सूची दो में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चंद्रगुप्त है और यहाँ पे क्या है? पियदर्शी है। पियदर्शी किसके लिए प्रयुक्त होगा? तो अशोक के लिए होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस कहा जाता था। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। और चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त। और सी का क्या होगा? तो सी का क्या हमने देखा था? ए ऑप्शन जो होगा या 1 जो ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बी के 3 में अच्छा बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो सी का 1, तो सी का अगर हम 1 देखते हैं तो यहाँ पे हमको करेक्ट आंसर जो मिल गया है वो कौन सा है? ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को पियदसी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से क्या किया था? वंचित किया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? अपने आप में बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन क्या है? इसका सही उत्तर है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वो इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुख द्वारा मार डाला गया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया? तो अगर हम देखें तो रुद्रदामन, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य इसके क्या हैं? सही उत्तर हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या 2, 3, 4, हाँ, डी ऑप्शन जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ईस्वी सन के पूर्व की बात पूछी गई है। ये जो रुद्र दमन है ये ईस्वी सन के बाद थे, इसलिए ये रुद्र दमन नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं कि गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के बारे में, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्र दमन। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो है वो ईस्वी सन के पूर्व पूछा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो
जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की और ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। चूंकि रुद्रदमन का यह कार्य दूसरी शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदमन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी जो है इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो कौन था? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो कौन से अभिलेख में? महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का ही उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो अशोक का अभिलेख किस में पाया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में हमें अशोक का अभिलेख भी मिला है। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदमन पश्चिम भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत 72 का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसके विजयी व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्वयं अगर हम बात करें स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इस लेख को पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है? तो अगर हम देखें तो बराबर पहाड़ियों की कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है ये क्या है? गलत है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है। तो इस तरीके से हम देखें कि हमने देखा कि ये डी ऑप्शन क्या है? गलत है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। चौथी गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का उल्लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा में दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो परखम से प्राप्त हुई है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्रामों से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार विकल्प डी जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन लोथल एंशियंट डॉकयार्ड बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं सारनाथ, तो सारनाथ में अगर हम देखें तो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध बिल्कुल ठीक है। राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, तो ये सी ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक क्या कहलाती है? सारनाथ कहलाता है। इसके बाद नालंदा की बात करें तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें जो हम देखें तो 1, 2 और 4 ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन जो है ये क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं। परंतु राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान क्या होगा? सारनाथ होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने मौर्य काल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस को देखा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।